Okay. Okay, so first of all, congratulations, Kana. थैंक यू सर। और और धन्यवाद सर। आज आज एक बहुत खुशी की बात है कि फॉर्चुनेटली आज हम लोगों ने मीटिंग रखा, आज जूम सेशन रखा और आज सिविल्स का भी प्री आ गया, तो इंक्लूडिंग कान्हा बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हो गए प्री। ऑब्वियसली ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं था, इसके पहले भी ये सेलेक्ट हो चुके हैं, प्री में मेंस लिख चुके हैं। लेकिन चलो ये एक अच्छा है, एक डबल खुशी देता है कि आप लोग जो भी इनको सुन रहे हो, इन्होंने पहले भी 2 मेंस दिया हुआ है, एक सिविल्स का और दूसरा फॉरेस्ट का, फिर इसे इस बार देंगे। ओके, सो कान्हा, आप थोड़ी सी जो भी आप ऑलरेडी चीजों को बता चुके हो बहुत बार, लेकिन एक बता सकते हो कि जो सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट कमांडेंट, ये जर्नी आपकी कब से एक्चुअल सीरियसनेस में स्टार्ट हुई? हाँ सर, तो मेरा जो ग्रेजुएशन था वो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में था। तो जब मैं सर वहाँ पर पढ़ने के लिए गया था तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था सर इंजीनियरिंग में। तो वहां पर से धीरे धीरे ऐसी शुरुआत हुई थी कि मुझे लगा कि मैं ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की ओर जाऊंगा। लेकिन उतने प्रॉपर तरीके से तैयारी सर लास्ट तक हो नहीं पाई थी, 2019 तक लास्ट तक। तो फिर मैंने एक या मेरा प्लेसमेंट हो गया था वही कॉलेज से। तो वो कंपनी एक ज्वाइन कर ली थी, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की कंपनी है सर फरीदाबाद में, उस पर मैं काम कर रहा था। लेकिन वहां पर मुझे रियलाइज हुआ सर कि मतलब मैं अगर मैं प्रमोट भी जाता हूँ, अच्छा भी पहुंच जाता हूँ वहां पर, तो वो कर नहीं पाऊंगा। तो मैं फिर रिजाइन करके घर आ गया था। और करीब फरवरी 2020 के आसपास से सर मैंने तैयारी करनी शुरू करी थी। और उस साल पहले तो सिविल सर्विसेज थी, और उससे पहले एक और चीज थी कि जब ज्वाइनिंग से पहले ही मैंने 2019 का सीएपीएफ का एक अटेम्प्ट दे दिया था, बिना मतलब उतनी खास तैयारी की। तो उसमें तो मेरा निकला ही नहीं था, रिटर्न नहीं निकला था। फिर उसके बाद जो 2020 वाला था, तो उसमें जो सिविल्स का जो हमारा प्री था वो पोस्टपोन होकर अक्टूबर में चला गया था। और उसी के आसपास फिर दिसंबर के आसपास ये सीएपीएफ का हुआ था। तो मैंने दोनों दोनों दिए थे, लेकिन तब भी मेरा नहीं हो पाया था उसमें, मतलब ना सिविल्स का प्री निकला ना सीएपीएफ निकला। 2021 में सर फिर दोबारा से मैंने अगस्त में ये एग्जाम दिया था। तो इसमें सर फॉर्चुनेटली मेरा रिटर्न एग्जामिनेशन निकल गया था उसमें। और उसके बाद मेरा प्री लेकिन फिर भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नहीं निकला था उस साल भी, 2021 में भी। और फिर उसका ये फिजिकल हुआ 2021 के दिसंबर में। और फिर बाद में अभी जाके सर इसका इंटरव्यू हुआ 11 अप्रैल को, और फाइनली सर ये सिलेक्ट हो गया। और जो 2022 में सर मेरा प्री निकला था सिविल सर्विसेज का भी और फॉरेस्ट सर्विसेज का भी, उन दोनों के मैंने मेंस दी थी, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो सर अभी तक ये जर्नी रही। ओके कान्हा, ऑब्वियसली प्रिपरेशन बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। कुछ कौन कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, और कुछ लोग रास्ते से निकल जी जाते हैं, सर। कुछ लोग होते हैं मल्टीपल टाइम फेलियर्स देखते हैं लेकिन फाइनली लगे हुए रहते हैं। क्या आपको कभी इस जर्नी में ऐसा लगा जी कि जी। शायद शायद नहीं भी हो सकता है, ऐसा कभी फील हुआ? हाँ सर। सर एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बाकी हैं वो अपना म्यूट कर दें, ताकि मैं सर आपकी वो फेस नहीं आ पा रहा वो जूम पे एक साथ ना। तो बाकी अगर म्यूट कर लेंगे अभी के लिए तो काफी सही रहेगा। ओके ओके ओके, हाँ चलो, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका ये म्यूट है, ठीक है। हाँ, ओके। ओके सर। तो जो ये सर मेरे को तो बहुत बार हुआ है ये, कि इससे पिछले जर्नी में कि हर बार कुछ समय बाद लगता था कि कुछ समय अच्छे से पढ़ाई होती थी, फिर लगता था कि यार कहीं नहीं हो पा रहा है, कि शायद मैं बना ही नहीं हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, या मुझे मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज सर आती रहती हैं बार बार हर एक एग्जाम में। फिर पास नहीं होता तो फिर से लगता था कि यार मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साथ के थे काफी सारे बच्चे थे जो मतलब कॉलेज के टाइम पे भी मतलब उतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको अगर हम देखते थे तो वो काफी आगे अपने प्रोफेशनल एंडेवर्स में आगे जा रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं उनको तो फिर लगता है कि हमारी जिंदगी जैसे रुक सी गई है, कमरे के अंदर बंद हो गए, चार दीवारी के अंदर बंद हो गए। तो सर ये चीज लगती थी बार बार। कई बार ये विचार भी आता था कि छोड़ देते हैं यार ये चीजें। लेकिन सर वो चीज है कि एक फिर एक जिद सी होती है मन में कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, एक वो होता है। और एक चीज ये होती है कि क्यों करना चाह रहे थे ये, कि जैसे मेरा तो सर ये था कि जब मैं प्राइवेट में था तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं मतलब एक सीधी सी चीज थी कि मैं प्रॉफिट कमा के जो है एक निजी इंडस्ट्री को दे रहा हूँ उस समय पे, जहाँ पर मैं अपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं इतना ही टाइम और इतना एफर्ट जो है अगर किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में दूंगा तो मुझे अच्छा भी महसूस होगा कि आई विल कंट्रीब्यूट, मतलब डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा सोसाइटी के लिए। तो ये सर मेरा एक इनर इनर मोटिवेशन था।
उस समय पे करने के लिए। तो सर मैं बार बार ये चीजें सोचता रहता था, और बार बार ये होता था कि कुछ ना कुछ होगा कि मैं करूंगा जरूर, क्योंकि पहले ऐसा था कि मैंने जीवन में कुछ चीजें अचीव करी, तो मुझे लगता था कि मैं करूंगा करूंगा, तो मैं बार बार सर वापस बैठा था पढ़ने के लिए, और यही मतलब अपने आप को समझा के, अपने मन को समझ के समझा के मैं सर आगे बढ़ा, तो फिर तब सर अल्टीमेटली रिजल्ट आया। ओके, काना, एक लंबे समय से इनफैक्ट आप उस टाइम से, जब से एस्पिरेंट्स इनफैक्ट सीसेट को हटाने का डिमांड कर रहे थे, इनफैक्ट उसके बाद ही देखोगे कि वो पासिंग मार्क्स कर दिया गया। एक हिंदी मीडियम में के स्टूडेंट्स को तब से ही ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, हिंदी मीडियम वालों के साथ ज्यादती की जाती है, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं दिया जाता है। आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स है, दिस इज द स्टैंडिंग टेस्टिमनी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपका जो भी स्कोर आया अच्छा आया, पेपर वन, पेपर टू, या जो भी इंटरव्यू, सारी चीज का प्रिपरेशन आपने हिंदी में किया। सो कभी आज आपके पास मार्क्स आया हुआ है तो आप ये कह सकते हो परफेक्टली कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन गो बैक की जब आपका रिजल्ट फाइनल नहीं जी आया सर। था, क्या आपके मन में भी ऐसा लगता था कि हिंदी मीडियम के साथ डिस्क्रिमिनेशन जी सर। होता है? बिल्कुल सर, ये क्योंकि आप जैसे अभी सोशल मीडिया का समय है सर, पहले से क्या होता था कि एक अखबार आता था, सोशल मीडिया का समय नहीं था, तो आपके पास तीन चार ओपिनियन आते थे। लेकिन आज के आप सोशल मीडिया फोन खोलोगे आप, तो आपको एक दिन में 100 ओपिनियन दिख जाएंगे अलग अलग चीजों के बारे में। तो मेरे जब मैं ये चीजें देखता था कि हाँ, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के साथ ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में चीजें हो रही है, भेदभाव हो रहा है, या सीसेट जो है इतना कठिन बना दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। सर सीसेट तो डेफिनेटली कठिन बनाए जा रहे हैं, तो है ही सर, लेकिन बात ये है कि जैसे कोई चीज हो रही है कि अगर कोई चीज फैक्ट बन चुकी है, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज फैक्ट है, कि अभी सीसेट कठिन हो चुका है, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरी चीज की यार मेरी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन मुझे रिपोर्ट राइटिंग और इसमें इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, ये दूसरा फैक्ट है। अब इसमें हम जितना ज्यादा वो करते रहेंगे कि यार कि हिंदी मीडियम के साथ बुरा हो रहा है, कि हिंदी बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चल रहा है, तो इससे आप ही को नुकसान होगा, आप ही का समझ आएगा। तो इसमें हमें ये करना है कि अपनी पहले तो हिंदी अच्छी करनी है। मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं सर कि हिंदी माध्यम बोलते हैं वो, लेकिन उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है असलियत में। और दूसरी चीज ये है कि वो क्या करते हैं कि और दूसरा उनको खुद इंफीरियोरिटी होती है अपनी भाषा के प्रति। तो ये दो चीजें तो हमें नहीं होनी चाहिए। पहले एक बात, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा हिंदी माध्यम है, तो हमें हिंदी अपनी अच्छी ठीक ठाक करनी है। दूसरी चीज कि हमें हिंदी में इंफीरियोरिटी नहीं रखनी है, कि अगर हम हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आप ये आपकी शक्ल पे नहीं दिखना चाहिए कि आप हिंदी मीडियम में हैं, इस वजह से आपके चेहरे पे दिख जा रहा है कि आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। वहां पर अगर आप हिंदी में जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर बिल्कुल हिंदी की जैसे औपचारिक भाषा है उसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने सर मेरे तो सर इंटरव्यू की शुरुआत ही की थी उन्होंने, कि आपकी हिंदी अच्छी है इस बात से। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप पोलाइट रह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, आप रेशनल हैं, तो वो इसी चीज को आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल जज करेंगे, ना कि आपको भाषा के रूप में जज करेंगे। ये चीज है सर। और बाकी जो चीजें निश्चित है, जैसे कि अगर मुझे पेपर टू में इंग्लिश में लिखनी है चीजें, ये मुझे तय है कि अगर ऐसे लिखना होगा वो मैं हिंदी में लिखूंगा। लेकिन बाकी जैसे रिपोर्ट राइटिंग है और प्लेसेस राइटिंग है, इसके अलावा आर्ग्यूमेंट है, ये सब मुझे अंग्रेजी में लिखना है, मुझे पता है। तो अब मैं ये परेशान होता रहूं कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो इससे मैं अपने परफॉर्मेंस को ही खराब करूंगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप अंग्रेजी भी थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो सर मुझे लगता है कि ये रणनीति ज्यादा बेहतर होगी। और सर मुझे भी बहुत ज्यादा डाउट आते थे कि हाँ मतलब नहीं होगा। मैंने तो सर इंटरव्यू की तैयारी अंग्रेजी हिंदी दोनों में करी थी, कि अगर मान लिया मुझसे हिंदी में अलाउ नहीं किया, तो मैं अंग्रेजी में बोल पाऊँ। इतना मैं सर सारे मॉक्स अपने में ज्यादातर अंग्रेजी में देता था। तो सर ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सर रिजल्ट फ्रूटफुल आएगा अगर आप ऑनेस्ट रहे अपनी तैयारी। ओके, नाउ यू पीपल शुड आस्क क्वेश्चन वन बाय वन, जिनके भी डाउट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली है मैं ये इस वजह से आप लोग को अलाउ किया हूं कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकें। तो एक वन बाय वन जिनके क्वेश्चन हैं आप वो पूछ सकते हैं। सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर। चलो कंटिन्यू, पूछो। जी सर जी बोलो। जैसे कि जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, तो मतलब वो क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं पता है, लेकिन एक जो मन में रहता है, आइडिया रहता है कि मतलब ये इसका आंसर एक मन में रहता है, लेकिन उसका डिटेल्ड आंसर नहीं पता रहता है। तो उसको कैसे हैंडल किया किया जाए? हाँ, अब वो क्वेश्चन का पहले आपको प्रकार समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि एक जैसे बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कि मतलब जिसका आंसर या तो होगा या फिर नहीं होगा, तो ऐसे में क्या यस सर। करना है कि आपको गलत आंसर देने से बचना है। जैसे कि मान लीजिए मुझसे सवाल पूछा कि जैसे ये लखवाड़ परियोजना, जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, उसका मेगावाट की क्षमता कितनी है।
पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो है वो एक्सचेंज रेट कितना है। तो ये सवाल मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में इस बार, लेकिन मुझे ये पता नहीं थी। तो अब ऐसा है कि ऐसे में फालतू गैस करने से अच्छा आप मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज रेट कुछ चल रहा है, ये हजारों में चल रहा है, और मैं कुछ मतलब दहाई के अंकों में संख्या बता दूं, तो वो जो है बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, वहां पर मैं गलत कर दूंगा उसको फैक्चुअल, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई लॉजिकल जवाब है, कोई ऐसे ऐसा प्रश्न है जिसका आपको जवाब तो नहीं आता एग्जैक्ट, लेकिन आप अपने लॉजिक से, अपनी तर्क क्षमता से उसका कोई जवाब सोच पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि सर मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन मैं इस पर एक जो है वो लॉजिकल गेसिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, विवेकपूर्ण तर्क का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ऐसे करके आप पूछिए उनसे कि मैं आपको एक उत्तर दे सकता हूँ क्या ऐसा। तो वो जनरली अलाउ करते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि आप सोचते कैसे, तो वो आपको अलाउ कर देंगे, तो तब आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन जो फैक्चुअल सवाल है जिसमें आपको बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं आ रहा, तो वहां पर आप कोई भी ऐसे अंधा जो है कोई भी जवाब देने से बचें। तो मेरा ये मानना है इसमें। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस गुड आकाश, इवनिंग। थोड़ा थोड़ा ये साउंड बढ़ा करके बोलो। हेलो, एम आई यस ऑडिबल यस नाउ सर? यस। हेलो। ओके सर। जी जी, आकाश बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू के दौर में हैं, अभी मतलब संभावना है कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगी, तो हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? हम लोग जैसे एक रिटर्न वाला जो पढ़ने वाला पार्ट है वो तो हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं कि डेप्थ से जो जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जो हम ठीक है। जिस स्टेट से हैं, ये सब करते जा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द कि प्रैक्टिस कैसे करें हम बोलने की और किसी के साथ? मगर मगर प्रैक्टिस की बात तो की जाती है, लेकिन सर मैंने कहा कि देखा उतना कॉन्फिडेंस रियल टाइम उतना नहीं आ पाता था, तो उसके बारे में यदि कुछ बताएं हम्म। सर, आपने अपने समय में कुछ किया हुआ है सर? हाँ। तो देखो, मतलब जो इंटरव्यू की तैयारी है वो तो मैंने डिवाइड करी थी। जैसे पहला एक पार्ट था उसका डेप्थ, ठीक है, और दूसरा पार्ट था ये इंटरनल सिक्योरिटी, तीसरा था करंट अफेयर, और चौथा था प्रैक्टिस, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं। अब जो डेप्थ की तैयारी थी उसके लिए मैंने एक चीज करी थी, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जिस भी प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ मैं ये चीज जरूर बता रहा हूँ कि जैसे आप चैट जीपीटी है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है कि डेप्थ में आपका कोई चीज दे रखी है, जैसे अल्मोड़ा के बारे में दिया हुआ है, या मेरे इसमें गोविंद बल्लभ पंत, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम था गोविंद बल्लभ पंत। तो मैंने क्या किया था कि मैंने चैट जीपीटी में डाला था कि मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया रिटर्न, मैं उसका इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, और मेरे जो डेफ में है वो गोविंद बल्लभ पंत, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम इससे शुरू होता है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में मुझसे क्या क्या संभावित सवाल पूछे जा सकते हैं, ये इंग्लिश में पूछा था मैं कि व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड टू मी, ऐसे करके कि पूछे जा सकते हैं। वो करीब 30 प्रश्नों की सूची मुझे बना के दे दीजिए, ऐसा चैट जीपीटी से मैं पूछ ले रहा था। तो चैट जीपीटी से मुझे 30 क्वेश्चन और उसके आंसर साथ में मिल जा रहे थे। कहीं कहीं पर वो फैक्चुअल मिस्टेक करता है, लेकिन वो सवाल बहुत अच्छे थे। तो दीनदयाल उपाध्याय, गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में मैंने मैंने एक पूरा एक वो बना लिया था, एक फाइल जैसी बना ली थी जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे थे ऐसे। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो चैट जीपीटी के थे, ऑनलाइन फाइल डॉक्यूमेंट बना ली थी मैंने। तो मैंने वो मतलब वो इससे मैंने पूरा अपना डेफ प्रिपेयर किया। उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो तो आप देखिए कि नेट में जाइए, वहां से आप पढ़ लीजिए फोर्सेस के बारे में, और ये जो चीजें हैं ये तो बेसिक सभी करते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़िए। तीसरा करंट अफेयर्स, आप लगातार टेस्ट में रहिए। अब जो आप कह रहे हैं प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस के जो है वो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका यह है कि आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए। जितनी ज्यादा आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आप फॉर्मली लोगों से बात करना सीखेंगे। जैसे सर का भी था, इसमें मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो ऐसे ही मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मॉक इंटरव्यूज दिए। तो अब वो जो मॉक इंटरव्यूज दिए तो उससे मुझे एक जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी एक चीज पता चली। और अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन बढ़िया है, ऑफलाइन दे रहे हैं तो वो और बढ़िया है, ऑफलाइन भी दे सकते हैं आप। तो एक तो मॉक इंटरव्यू हो गया। दूसरी चीज मैंने एक चीज करी थी कि जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी के इंटरव्यूज बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप क्या करें कि जैसे अब कुछ तो उस व्यक्ति के डेथ से रिलेटेड सवाल होंगे, तो आप उनको स्किप कीजिए। लेकिन जैसे कुछ जनरल सवाल होते हैं तो उनमें वो सवाल अगर पूछते हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आप बोलिए कि मैं कैसे इस चीज को बोलता, मैं कैसे उत्तर देता। अब जैसे आप फिर उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए, उसको सुनिए कि उसने क्या उत्तर दिया, उसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो दो दो ये तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आपका या तो एक पीयर ग्रुप होगा, या आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो कम्युनिकेशन में अच्छा है या फिर इंटरव्यूज में अच्छा है। जैसे मेरे केस में मेरी एक मित्र थी,
वो अभी उनका बहुत अच्छा पैकेज लगा था, आईआईटी मद्रास से थी, उनका बहुत अच्छा पैकेज लगा था एक मानी जानी कंपनी में। तो मुझे पता था कि उनका इंटरव्यू जो है उनकी सबसे अच्छी स्किल है। तो वो क्या करती थी, मेरा इंटरव्यूज देती थी या मेरे को ग्रिल करती थी मेरे डेव के हिसाब से। तो बार बार क्वेश्चन पूछते थे, जितने टफ क्वेश्चन होते थे वो पूछा जाते थे, तो मैं उनका जवाब देने का प्रयास करता था, हिंदी में ही अंग्रेजी में, जैसे आप देंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप वैसे ही जवाब दें। तो ये या अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपना एक, जितने भी आप लोग साथ में हैं सर की गाइडेंस में हैं, आप एक पेयर ग्रुप बनाइए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि तू मेरे डेफ से सवाल पूछना, मैं तेरे डेफ से सवाल पूछूंगा, ग्रेडिंग कीजिए एक दूसरे की। तो शाम को ये थोड़ा एक मनोरंजक एंटरटेनिंग तरीका भी है और साथ में से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मिरर प्रैक्टिस में एक और तरीका है कि जैसे आप क्या कीजिए, जो सवाल है डेफ रिलेटेड, वो सवाल आप तैयार कीजिए, सवाल बोलिए, उसके बाद उसका जवाब बोलिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनिए, आपको गलतियां अपने आप पता चल जाएंगी। उसके बाद अगले सवाल पे आप उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। तो तरीके जो है, 4-5 तरीके हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए और बेहतर रिजल्ट आए। नेक्स्ट मनीष, तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लो। मनीष। ओके, किसी और का जो भी है क्वेश्चन आप लोग अपना पूछो। शुभम, यार सब सो गए हो क्या? इसमें मार्क्स खींचने, और जो स्टैटिक है वो तो सभी करते हैं। ठीक है, तो करंट, तो आप क्या कीजिए कि स्टैटिक का रिवीजन जो है आपने सिविल सर्विसेज से कर रखा है, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस बार के पेपर के हिसाब से आप अच्छा भी स्कोर कर रहे थे 85, तो उसमें समस्या नहीं होगी। तो आप ये कीजिए कि जो करंट अफेयर्स है और जो मैथ्स है, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, और साथ में साइंस की जो बेसिक सोर्सेज है उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, और पीवाईक्यू ज्यादा देखिए। अब इसको कैसे करना है, मेरा एक तरीका था इस चीज के लिए। इसमें जैसे आप क्या करेंगे कि आपका एक स्टैटिक सोर्स है, ठीक है, आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है, एक स्टैटिक सोर्स से आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद वो आपकी लेयर 1 हो गई तैयारी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप दो, एक तो मॉक टेस्ट देंगे, और दूसरा आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अब वो पीवाईक्यू सिविल सर्विसेज के भी होंगे, प्लस सीएपीएफ होगा, प्लस सीडीएस होगा। तो वो जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब नई इन्फॉर्मेशन को तो आप अपने स्टैटिक सोर्सेज में ऐड कर लीजिए, और साथ में जो जो सेक्शन में आप क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहे हैं उन सेक्शन को दोबारा पढ़ लीजिए। तो लास्ट लास्ट आने तक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से आपके सवाल गलत हुए। जैसे मेरा पार्लियामेंट जो चैप्टर था लक्ष्मीकांत का, उससे मेरे सवाल ज्यादा गलत हुए थे, तो मुझे और चैप्टर्स की अपेक्षा उसको ज्यादा रिवाइज करना पड़ता था। तो लास्ट लास्ट तक मैं उन्हीं चीजों को रिवाइज करता था जो चीजें मुझे पता था कि मैं ज्यादा गलत था। तो ये कैसे आएगा, आप पहले एक लेयर में अपना स्टैटिक हिस्सा पूरा कीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्लस आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। वहां से जो गलतियां पता चल रही है तो उसमें देखिए कि एक कोई नई इन्फॉर्मेशन एड ऑन हो रही है तो उसमें स्टैटिक में जोड़ लीजिए। फिर पता चल रहा है कि इस सेक्शन में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये तो आपका पेपर 1 की तैयारी हो गई। अब आप पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 में मार्क्स के सैचुरेशन की बात करते हैं, और दूसरा वर्तनी के बारे में आपने बात करी। तो वर्तनी के लिए तो सिंपल सा तरीका यह है कि आप उसको बोलिए, जो भी शब्द में वर्तनी की गलती हो रही है उस शब्द को बोलिए। ठीक है, जैसे कितनी है, अब कितनी है तो मुझे पता है कि क के बाद जो है वो अल्प प्राण स्वर आ रहा है, कि छोटा आ रहा है, नी में बड़े ज्यादा आ रहा है। तो हिंदी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक फोनेटिक लैंग्वेज है, यानी कि जैसा आप बोलते हैं वैसा आप लिखते हैं। तो आप क्या कीजिए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए, तोड़ तोड़ के बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे पूर्वावलोकन है, तो आप देखिए कि पूर्वावलोकन, ऐसे करके धीरे बोलिए उसे। अब जब आप धीरे बोलेंगे तो समझ में आएगा कि पहले कौन सा अक्षर आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, और जैसा जैसा आते रहता है वैसा वैसा आप लिखते रहेंगे। तो ये तो वर्तनी सही करने का तरीका। फिर आपने कहा कि मार्क्स का सैचुरेशन, इसके लिए देखिए क्या है कि अब क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो जैसे बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाकी चीजें ऐसा हो सकता है कि एवरेज हो जाए। जैसे रिपोर्ट राइटिंग एवरेज हो सकती है, आर्ग्यूमेंट एवरेज हो सकते हैं, इसके अलावा प्रेसी हमारे, अब ये दोनों चीजें एवरेज हो सकती है, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट। अब बात करते हैं प्रेसी की, तो उसमें क्या है कि आपको उस पैराग्राफ से ही चीजें लिखनी है, तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पैसेज से ही चीजें लिखनी है। तीसरा, आप ग्रामर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में तो आपका जितना सही होगा उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, उतने खींच सकते हो आप ग्रामर, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो सबसे अच्छी बात है हमारे हिंदी मीडियम की, वो है ऐसे। तो ऐसे में जो मार्क्स का सैचुरेशन है उसको दूर किया जा सकता है। अब वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए सीएपीएफ का जो पेपर होता है, बुकलेट होती है, उसमें ऐसे जो होता है सबसे आगे मिलता है। तो अगर आप ऐसे बहुत अच्छे लिख देंगे ना, तो आपको पीछे से नंबर भी अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। 2021 तक मैंने मेंस में लिखा था,
लेकिन मैंने क्या किया, मतलब यूपीएससी का मेंस से लिखा था, लेकिन तो मुझे लगता है कि शायद मेरे आर्गुमेंट वगैरह में कम उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही होगी। लेकिन क्या था कि मुझे पता था कि मैं ऐसे अच्छे लिख सकता हूँ क्योंकि मैं साहित्यिक भी पृष्ठभूमि से था थोड़ा। तो मैंने क्या किया था कि उसके जैसे कोई भी ऐसे था, तो उससे रिलेवेंट कोई पोएट्री या कोई दोहा या कोई चीज जो है आप दिमाग में रखिए, उस चीज को अभी से कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कोई कोट कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कवियों की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, कबीर की बहुत अच्छी अच्छी दोहे हैं, तो वो हर जगह फिट हो जाते हैं। तो उनको उनको आप उनका एक कलेक्शन सा बना लीजिए, या कोट्स का एक कलेक्शन बना लीजिए। तो उसको आप क्या करेंगे कि जैसे कोई भी आएगा हमारा ऐसे, तो उस पर डालने की कोशिश कीजिए। आंकड़े हैं, उनको कोई आंकड़े हैं, एक तो आंकड़े होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही कम्बरसम आंकड़े हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल से आंकड़े हैं उनको याद कीजिए। जो बहुत सिंपल आंकड़े लग रहे हैं उनका एक नोट बना लीजिए। तो उसको देख लीजिए, पहले देखिए कि पीवाईक्यू में कौन कौन सी थीम्स पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से डेटा कलेक्शन कर लीजिए, उसके हिसाब से कोड कलेक्शन कर लीजिए, और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, पेपर टू में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मार्क्स का सिचुएशन एक और वजह से भी आ सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक पेपर सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी बना लीजिए। जैसे मेरी की स्ट्रेटेजी थी कि ग्रामर हो गया, और प्रेसी, और हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन, इसको मैं सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करता था, क्योंकि इसमें मुझे पेपर के अंदर से ही मटेरियल मिला है। ठीक है, उसके बाद में कोशिश करता था कि मैं रिपोर्ट करूं, क्योंकि उसमें एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है जो लिखनी है, फिर आर्ग्यूमेंट हो गया, लास्ट में मैं ऐसे के लिए समय बचाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, आप भी बनाएंगे तो समय, एक तो समय सीमा का ध्यान कीजिए, वैल्यू एडिशन के लिए जो कोट्स हैं और दोहे और ये जो आंकड़े हैं उनको कलेक्ट कीजिए। और तीसरी चीज जो है कि आप जो चीजों में आप अच्छे हैं उनमें मार्क्स बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चार चीजें आप करेंगे तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और भी जिनका है वो आप पूछें। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ यस बिल्कुल। यस आ रही है। कंटिन्यू। हाँ कान्हा सर, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग बेसिकली करेंट अफेयर्स या एडिटोरियल्स के लिए जो कि हिंदू फॉलो करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, तो उसके लिए या दो तरीके हैं, या तो हम फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ें, या फिर हम यूट्यूब में काफी सारे उसको वीडियोज आ जाते हैं डेली के, जो कि काफी इजी रहते हैं। तो हम्म, हमें किसको अप्रोच करना चाहिए, और दूसरी का, हम्म, अगर हम फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या, मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसे? ठीक ठीक। तो देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे मैं भी बहुत जूझा हूँ पहले। तो इसमें क्या है ना कि एक तो पहले शुरू में एडिटोरियल वगैरह पढ़ने का उतना मन नहीं करता, और इतना समझ में भी नहीं आता कि क्या चीज रिलेवेंट है क्या चीज नहीं है। तो अगर आप तैयारी की शुरुआती दौर में है ना, तो आप खुद से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप देखिए कि वो जो बंदा पढ़ा रहा है, वो कोई भी अगर ये जो एनालिसिस है, उनको देख लीजिए कि मतलब कि जैसे राव साइज का उसका अच्छा लगता है थोड़ा, और कुछ कुछ तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में देते हैं, लेकिन आप देखिए कि कोई अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो किस तरीके से पढ़ रहा है, क्या चीजें उसको महत्वपूर्ण है क्या चीज नहीं है, इनको आप फिगर आउट कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि आपकी अपनी स्टैटिक पे कमांड होनी चाहिए, तभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप मान लीजिए स्टैटिक पे कमांड नहीं है, आप कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर उठाएं, अब एफडीआई के रिलेटेड कोई न्यूज आई, अब आप एफडीआई सर्च करने के लिए बैठ गए, तो ये दिक्कत हो जाएगी। आपका एक स्टैटिक जो बेस होना चाहिए वो कवर होना चाहिए। पहले आप अपना स्टैटिक कवर कीजिए, साथ साथ में आप जो यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियो है वो देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी जीएस। अब जैसे आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो आप जब अखबार पढ़ेंगे, अखबार खोलेंगे, तो आपके लिए नई चीजें नहीं होंगी। जैसे हड़प्पा के बारे में कोई नया एक्सक्रीमेशन हुआ, नई खुदाई में कोई चीज आई, तो आपके लिए हड़प्पा नया नहीं है, क्योंकि आपने स्टैटिक में आर एस शर्मा में वो चीज पढ़ रखी है। तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, अभी तक क्या हुआ था, अब क्या सोचना है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, पहले तो आपको क्या है कि पीवाईक्यू और सिलेबस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज में क्या है, क्या चीज आ रखी है, क्या चीज रिलेवेंट है, क्या चीज नहीं है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे तो पता चलते रहेगा। दूसरा सिलेबस, सिलेबस आप जितनी बार देखते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा ना कि एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे एडिटोरियल वगैरह की आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फूड सिक्योरिटी पे एक एडिटोरियल आया। ठीक है। आपने स्टैटिक में भी फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है कि अखबार में आया अगर, तो आपको एकदम से वो पढ़ने पे नहीं जाना है। आपको एकदम दिमाग में एक बार आंख बंद करके सोचना है कि मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या जानता हूँ, कि फूड सिक्योरिटी सबसे पहले क्या होती है, उसके बाद फूड सिक्योरिटी की मतलब क्या क्या कारण। ठीक है। उसके बाद ये मैं अपने दिमाग में ध्यान करूंगा, फिर मैं ध्यान करूंगा कि यार कि इसमें चुनौतियां क्या होती हैं, कि क्या क्या चुनौतियां होंगी। अच्छा, कृषि में उत्पादन में संबंधित चुनौतियां, सप्लाई चेन संबंधित चुनौतियां, ये वो है, ऐसा क्या, तो इसके ध्यान करें। उसके बाद आप देखिए कि सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च की है, एनएफएस से आपके दिमाग में आएगा। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम से वो आपके दिमाग में आएंगी।
तो आंगनबाड़ी का ये, या फिर ये मिड डे मील हो गया, ये सब आपके दिमाग में आएगा। फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चुनौतियां आप दिमाग में सोचिए कि अच्छा ये है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये है वो है, तो आप ये दिमाग में आएगा। आप क्या सुझाव क्या क्या है, इसके समाधान क्या हो सकते हैं, आप वो दिमाग में सोचिए। फिर जब ये चीज आपने पूरे अपने दिमाग में एक बना दिया इसका डेटा सेट, उसके बाद आप क्या कीजिए, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, आप फिर एडिटोरियल पढ़िए। तो आप देखेंगे कि आपके गैप फिल होंगे उसके बाद, कि आप जहां पर कम कम महसूस करेंगे वो चीज आपके वहां पर फिल हो जाएगी। वो चीज अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है उसको नोट कर लीजिए, वरना ऐसे भी रहने देंगे तो आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होता है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप देर तक वीडियो पे रिलाई करेंगे ना, कि वीडियो एनालिसिस पे, तो उससे क्या होगा कि वो जो सोचने का पार्ट है ना, वो व्यक्ति आपके लिए कर रहा है, आपको बस वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है फिर उसके बाद। तो इससे नुकसान क्या होगा कि पेपर टू में जब आपको ऐसे में खुद पॉइंट जनरेट करने होंगे, या आर्ग्यूमेंट में खुद पॉइंट जनरेट करने होंगे, तो उसमें आपको समस्या आएगी, क्योंकि आप तो उसके सहारे थे, उस व्यक्ति के सहारे थे जो आपको न्यूज़पेपर डाला था। तो आप क्या कीजिए कि ये शुरू शुरू में पहले स्टैटिक कंप्लीट कीजिए, साथ साथ में ये कोई वीडियोस है अगर कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो चीज देखिए। और जैसे आपका एक बेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे जाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से जो है ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी आपकी जो सहजता और अनुकूलन, जैसे कुछ लोग होते हैं बिना न्यूज़पेपर के भी कर लेते हैं, तो वो वेबसाइट वगैरह में वो सारी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, जैसे भी कर लेते हैं। लेकिन मैं न्यूज़पेपर का तरीका मुझे बेहतर लगता था, क्योंकि उससे एक तो ग्रामर वाले पोर्शन में भी फायदा मिलता है, वोकैबुलरी वाले में फायदा मिलता है, और ग्रामर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज गलत होगी शायद ऐसे करके, तो इस चीज से आप फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तरीका सही हो सकता है। Okay. Anyone more? थैंक यू सर। Okay. गुड इवनिंग सर। Yes. Yes. Continue. गुड इवनिंग शुभम। सर सर मेरा जो है सीपीएफ 2022 का सर इंटरव्यू पेंडिंग है सर, अभी होने वाला है सर, रिसेंटली जुलाई में होगा सर। और सर 2023 के एग्जाम दिए सर 6 अगस्त को। ठीक तो है। सर दोनों को सर लेके सर मैं पैरेलल चल नहीं पा रहा हूँ सर, कि कभी लगता है कि मेरा इंटरव्यू छूट रहा है, कभी लग रहा है सर मेरा पेपर छूट रहा है। दोनों चीजों में सर मैं टाइम क्लियरली नहीं दे पा रहा हूँ हम्म, सर। इसके लिए सर कुछ बताइए जिससे मैं ठीक अपने आप को सर। हम्म, ठीक है। ठीक। तो देखो, अभी क्या है ना कि ये चीजें बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आपके पेपर वन में आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लग रहा था, आपको पता है कुछ? क्या आपने जोड़ा हुआ, तो कितना था लगभग? सर 145 147 के आसपास आ रहे थे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस बार भी मतलब कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा अनुमान कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 145 के है। तो देखो, ये सिचुएशन है कि अब ये आपका पेपर टू कैसा हुआ था? क्या आपको लगता है, क्या सेटिस्फाइड थे आप परफॉर्मेंस से पेपर टू में? सर पेपर टू में सर लास्टली एक क्वेश्चन आधा ही हो पाया था सर, पूरा नहीं हो पाया था, तो सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उसके लिए सर। अच्छा। और बाकी, अच्छा अच्छा, बाकी बाकी क्वेश्चंस की क्वालिटी सही लिखी है आपने? नहीं बाकी सब सही थे सर। अप्रॉक्स आपके सर मैं हिसाब से? 95 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा, सर। तो देखो देखो, अच्छा अच्छा, तो सही। तो देखो क्या है कि इंटरव्यू जो है आपकी आखिरी स्टेज है, ठीक है, और ये बहुत ही गेम चेंजिंग भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए था, बहुत गेम चेंजिंग था। जैसे मान लीजिए मेरे 151 थे, बच्चों के बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर भी आए, मेरे 151 पेपर वन में थे, यस सर। मेरे 99 पेपर टू में थे, बच्चों के 100 से ऊपर आए, बहुत बच्चों के आए। लेकिन मेरा जो गेम चेंजर था वो इंटरव्यू ही था, 116 नंबर आ गए मेरे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मुझे सीआईएसएफ मिल गई सीधा, कि मेरी 16 रैंक आ गई, मुझे सीआईएसएफ मिल गई। अब ये देखना है आपको कि आप इंटरव्यू को तो लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते, ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इसमें आपने बहुत मेहनत कर रखी है। आप पेपर वन यस दिया, सर। फिर पेपर टू दिया, फिर आपने फिजिकल में मेहनत की, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, तो इसकी ग्रेविटी समझिए। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी कि इंटरव्यू को तो किसी भी हाल में नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको अपना जो अगला अटेम्प्ट है उसका रिटर्न भी देना है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो जो पहले यस फैक्ट है उसको हम पकड़ लेते हैं, कि यार जो यथार्थ है उसको हम पकड़ लेते हैं। पहला पहला यथार्थ है कि मैं इंटरव्यू को तो नेगलेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, मैं ये इस बार के रिटर्न को भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है, और ये पेपर भी जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको करनी है, ये तो पक्का है, ठीक है, कि आप कोई एक चीज छोड़ नहीं यस। सकते। अब देखो क्या है कि अब आपके पास दिन में जितना भी टाइम है, आपको उसके अंदर मैनेज करना है ये चीज, ठीक है। अब इसका सबसे सही तरीका बताओ क्या होता है, कि जैसे अपना एक तो पहले शेड्यूल निर्धारित कर लीजिए, कि आपका शेड्यूल होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए मेरा क्या था ना, कि जैसे मैं सुबह उठता था, तो मैंने अपने घर से पास में कमरा ले रखा है यहाँ पर, और मैं घर से पास रहता था एक कमरे में। तो मैं क्या करता था, सुबह जब उठता था तो मैं 3 घंटे की पढ़ाई पहले करता था सुबह उठ के। उसके बाद एक 1 डेढ़ घंटा मैं खाना वगैरह खाने के लिए जाता था, वापस आके 3 घंटे का सेशन करता था, वापस फिर
कुछ चाय वगैरह पीने के लिए आता था, फिर वापस 2 घंटे के आसपास करता था, फिर उसके बाद कुछ बाहर टहलने के लिए चले गए, ऐसा कर लिया, और रात को फिर हुआ तो कुछ पढ़ लिया वरना नहीं, ऐसा। तो मेरा ये एक रहता था, ये मेरा एक ऐसा रूटीन सा बन गया। अब दूसरी चीज क्या है कि एक चीज तो ये आपका शेड्यूल तैयार होना चाहिए, दूसरा कि आपके टारगेट्स तैयार होने चाहिए कि मुझे कितने समय में कितनी कितनी चीजें करनी है, दो चीज, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें तैयार होंगी ना, तो आपका दिन अपने आप। और तीसरी चीज क्या है कि ये दो चीजें तैयार हो गई, तीसरी चीज आपको ये फोकस करनी है कि प्रेजेंट में रहना, ठीक है। अब ये बातें जो होती है ना, ऐसा लगता है कि यार कि आपको लगेगा कि कोई ऐसी कोई तुरंत खान वाली बात बता दूं मैं कि यार ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन सही बात ये है कि आपको प्रेजेंट में रहना सीखना होगा। कि आप यस आधे घंटे का सेशन बनाइए, एक एक एप्लीकेशन है, एक प्रोडक्टिविटी करके एक एप्लीकेशन आती है, बहुत छोटी सी है, 2-3 MB के आसपास की होगी, वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। उसमें आपको क्या करना है, मैं सर को बता भी दूंगा, टाइमर प्रोडक्टिविटी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उसमें आप अपने टास्क डाल सकते हैं, उसके बाद आप आधा घंटा जो है वो टाइमर लगाओ, आधा घंटा आप बैठो, ठीक है। आप देख लें कि आधे घंटे में इतना कवर हो जाता है। जैसे आप सोचो कि सुबह मेरे को इंटरव्यू करना है, अपना बढ़िया अखबार वगैरह यस को सर करना है, तो आप कुछ मत सोचो अपने पेपर के बारे में, रिटर्न के बारे में कुछ मत सोचो। आप सीधे सीधे क्या करो कि उसी का ही आधा आधा घंटे का टाइमर लगा के अपने 3-4 सेशन जो है निपटाओ। उसके बाद आप दूसरा एक सेशन है, आप सोचो कि अभी ये मेरे को रिटर्न के लिए देना है, उसका मैं इंटरव्यू भूल जाऊँ। आपको बस ये है कि अभी मेरे को इतना कंप्लीट करना है, तो आधे आधे घंटे का सेशन बना के उसको कंप्लीट करो। तो ऐसे अगर आप चलोगे ना, मतलब आपके लिए, आपके केस में मैं समझ रहा हूँ, एक तो एंग्जाइटी होती है, काफी सारी अनसर्टेनिटी होती है, बहुत डाउट होते हैं। जैसे अभी क्या यस था ना सर कि जब मेरा इंटरव्यू था, तब सिविल्स की भी प्री आने वाला था, कि एक यस महीने सर बाद 11 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, और ये 28 मई को मेरा ये था प्रीलिम्स का। यस तो मैंने भी यही चीज करी कि मैंने क्या करता था कि मैं अपना स्टैटिक रिवाइज करते रहना है और साथ में मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना है। तो मैंने ये सोच लिया था, तो फिर मैं धीरे धीरे आधा आधा घंटे का टाइम लगा के करता था चीज। तो कभी तो ये फॉलो होगा, कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम बात फॉलो करते रहें। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पर, प्रेजेंट में रहना है, और कुछ नहीं करना है आपको वर्तमान में रहना है। दिमाग जा रहा है कहीं, जब रिटर्न का पढ़ रहे यस हो तो सर दिमाग इंटरव्यू में जा रहा है, तो उसको प्रेजेंट में लेके आना है कि भाई मैं अभी रिटर्न पढ़ रहा हूँ। दिमाग अगर इंटरव्यू कर रहे हो तो दिमाग अगर रिटर्न में जा रहा है तो कहो कि भाई अभी मैं ये इंटरव्यू का देख। तो अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो इस चीज के लिए ना। तो यही आपका एक मात्र मुझे सोल्यूशन लगता है कि जिससे आपको फायदा होगा ये चीज करने का। यस सर। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे सर हम लोग हाँ मिरर हाँ। के सामने सर प्रैक्टिस करते हैं, अपने से कुछ चीजें बोलने का प्रयास करते हैं सर, लेकिन उसमें बहुत सी चीजों में सर हम्म, कॉन्फिडेंट नहीं आता, बोलते बोलते रुक जाते हैं। उसके बाद सर कोई हाँ वर्ड्स हाँ। हमें आने को मिलता नहीं है सर, तो उसको सर अपने आप को कैसे वो सेट ठीक करें ठीक सर? ठीक। तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे लग रहा है हिंदी में दे रहे हो इंटरव्यू। सर अभी तो रंजीत सर के माध्यम से सर इंग्लिश में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इंटरव्यू देने का, बाकी सर अच्छा अच्छा। जो भी है ठीक मैं ठीक हिंदी ठीक में ही। ठीक। तो हाँ हाँ, मैं ये कहूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी में मैं ना दोनों में प्रैक्टिस करके जाऊँ। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि केवल हिंदी में प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि वहां पर ऐसा इंटरव्यू हुआ, अगर मान लीजिए शुक्ला सर का बोर्ड नहीं होता, कोई मतलब स्मिता नागराज मैम का बोर्ड हो जाता या किन्हीं का बोर्ड हो जाता, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वो मतलब वो दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ना कि उनके लिए पहली भाषा नहीं है। अब मैं कोई मान लो मैंने जापानीज थोड़ी बहुत सीख भी ली, तो अब कोई जापानीज में अपने भाव व्यक्त कर रहा है, इमोशन सब व्यक्त कर रहा है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा ना। मैं उसको गलत तरीके से जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मेरी लिमिटेशन है कि मैं उसको जज नहीं कर पाऊंगा, ये बात है बस। ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे शुक्ला सर यस थे, सर। उनको हिंदी में जो थे बिल्कुल फ्लुएंट थे, कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने हिंदी में ही मुझसे पूछा, तो मेरे लिए बेहतर हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको कि जैसे जो पहले तो अगर आप स्टम्बल कर रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं, जैसे मेरे साथ भी ये दिक्कत, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब आप सेम गलतियां करेंगे ना, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप ये क्या करो कि जैसे आप मिरर की प्रैक्टिस करते हो, तो आप अटक रहे होगे तो आपको निराशा हो रही होगी, आप छोड़ दे रहे होगे, ये नहीं करना है। यस सर। पहले क्या करना है कि मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो, सही बात है, आप रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। पहली बात, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, सवाल पूछिए अपने आप से प्रॉपर, उसके बाद प्रॉपरली उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। अटक रहे कोई बात नहीं, जवाब पूरा दीजिए। ठीक है। जवाब पूरा देने के बाद ईयरफोन लगाइए, उसको सुनिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर करने हैं, ये नहीं है। मुझे सवाल का बेहतर तरीके से आंसर देना है, इसका प्रयास करना है। ठीक है, पहली बात ये। देखो, जो नॉलेज की पार्ट है वो जो आप पढ़ रहे होंगे उसको पूरा करेंगे। जब आप यस प्रैक्टिस सर। कर रहे हैं बोलने की, तो आप इस चीज पे फोकस मत करो कि कितने सवाल आप कवर कर रहे हो, आप एक सवाल पकड़ो, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। ठीक है। जैसे आप एक सवाल पकड़ा आपने कि मान लो कि मेरे कि उत्तराखंड में माइग्रेशन की क्या क्या समस्या है, खाना बताओ, अपने आप से सवाल पूछो। उसके बाद में जवाब देने का प्रयास करूंगा, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, सुना। अब आपके दिमाग में ना खुद आ जाएगा कि यार यहाँ पर मैं ये करता ना तो बेहतर हो जाता, यहाँ पर मैं ये करता ना तो बेहतर हो जाता। तो आप वो गलतियां नोट करो। उसके बाद अगली बार जब आप बोल रहे हो, तो कोशिश करो कि उस चीज को अपने दिमाग में रखो। फिर उसके बाद कोई नई गलती आएगी, उसको उसको देखो, उसको उसके प्रति अवेयर हो जाओ, फिर वो करो। तो आप देखोगे, अभी तो समय है, तो 1 महीने के अंतराल में, मैं तो कहूंगा कि 10-15 दिन के अंतराल में ही बहुत अंतर आ जाएगा ये रिकॉर्डिंग का। तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बात,
आपका Yes, एक बार ये चीज तैयार हो गया, रिकॉर्डिंग वाला ये चीज करने के तैयार हो गया, तो आप आराम से कर पाएंगे। दूसरी चीज कि आप स्पीड से मत बोलिए। अगर आप अटक रहे हैं तो ये अटक रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जितनी तेज आप बोल रहे हैं उतनी तेज आपका दिमाग नहीं सोचता, वही तो है अटकना। yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कि आप जितनी तेज आप बोल रहे हैं उतनी तेज आपका दिमाग नहीं सोच पा रहा ना, तभी तो आप अटक रहे हैं कि अब आप ब्लैंक हो जा रहे जी हैं सर. उसमें। तो इसके लिए क्या कीजिए, अपनी बोलने की स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप बोलने की स्पीड को कम कर रहे हैं तो आपकी आवाज एक तो दबे ना, और दूसरी चीज उतना तेज भी ना हो कि वो ओवर कॉन्फिडेंट लगे। और तीसरी चीज कि आपके चेहरे पे जो है ना वो शिकन नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चेहरे पे ऐसा हो जाता है कि फिर वो अलग सा दिखना शुरू हो जाता है। मेरे Yes, sir. चेहरे पे भी ऐसी था कि जब मैं अंग्रेजी में बोलता था तभी ऐसा होता था। लेकिन क्या होता था कि आप उनके साथ वार्तालाप करने की कोशिश करें। अच्छा सा वो ऐसे कि पोलाइट आपके बड़े बुजुर्ग जैसे घर पे आते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके सामने आए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वैसे आप बातचीत कीजिए, फॉर्मली बातचीत कीजिए, उनको ऑफेंड मत कीजिए। मेरे साथ कई मित्र हैं, उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल दी कि ऑफेंड हो गए, उनको नंबर कम मिले। तो आपको उनको ऑफेंड नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अनुभवी लोग हैं आपसे, तो आपका झूठ भी पकड़ लेंगे वो। तो आपको एक तो पहली चीज तो ये है कि आप पोलाइट रहो उनके सामने। दूसरी चीज ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो, पोलाइटनेस रखो, कॉन्फिडेंस रखो। Confidence. तीसरी चीज आप क्या करो, रेशनल रहो, यानी कि लॉजिकल रहो। तीन चीजें अगर आपकी होंगी तो मुझे लगता है कि आपको मतलब एवरेज से तो ऊपर ही मार्क्स ओके मिलेंगे। ओके तो इस चीज ओके का आप मतलब ध्यान ओके रखें। कान्हा। सो कंटिन्यू, ऑब्वियसली आप हमसे जुड़े हुए हो, चीजें धीरे धीरे करके शेयर किया जाएगा। आपको पैशेंस रखना है, ये एक दिन में इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो जरूर होगा।